की टहनी पर बैठे पक्षी कभी टहनी के टूटने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें भरोसा टहनी पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर होता है। जय माँ गंगे। श्रोताओं, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणा देने वाली कहानी है। विश्वास कीजिए, ये कहानी सुनने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे। आप कभी हार ही नहीं सकते और आप अपने जीवन में सही निर्णय कैसे लेंगे ये भी इस कहानी के माध्यम से जान पाएंगे। इसलिए आज की इस कहानी को आप अपना कीमती समय जरूर दीजिएगा और पूरा इस कहानी को सुनिएगा। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस कहानी को आप बहुत ही मन लगाकर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इस कहानी को आप अपने परिवारजनों में और अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा। ये कहानी एक तोते द्वारा सुनाई गई एक प्राचीन कहानी है। जो भी इस कहानी को मन लगाकर ध्यान से सुनता है, यकीन मानिए उसके घर में कभी कलह क्लेश नहीं होता, सदा सुख शांति छाई रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपकी खुशियों को नजर ना लगे, आपके घर में कभी झगड़ा ना हो, तो आज की इस कहानी को आप जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक जंगल में एक तोता और तोती रहा करते थे। बारिश का मौसम था। आसमान में काले काले बादल उमड़ आए थे। थोड़ी ही देर में टिप 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 पानी बरसने लगा। तब भीगने से बचने के लिए वो दोनों तोता और तोती एक पेड़ की खोह में जाकर बैठ जाते हैं। वो खोह बहुत छोटी थी। जब वो दोनों वहां बैठे हुए थे, तभी कहीं से उड़ता हुआ एक और तोता वहां पर आ जाता है और जब वह तोता उसी खोह में बैठने की कोशिश करता है तो दूसरा तोता उससे कहता है कि हम दोनों तो इतनी मुश्किल से यहाँ बैठे हैं, अब इस कोटर में, इस खोह में इतनी जगह नहीं कि हम आपको बिठा सके। हम तो पहले ही बड़ी मुश्किल से यहाँ बैठे हुए हैं। किसी तरह से जगह बनाकर हम दोनों यहाँ पर हैं, तुम कहीं और चले जाओ। लेकिन वह तीसरा तोता उनसे जिद करने लगता है, कहने लगता है कि ये जगह मुझे दे दो, मुझे भी बैठने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर पर बैठ जाऊंगा। ऐसा कहते ही वह तीसरा तोता उन दोनों तोता तोती के सिर के ऊपर जा बैठा। ये देखकर उन दोनों तोता तोती ने अपने सिर पर बैठे हुए तीसरे तोते को धकेल कर नीचे गिरा दिया। तीसरा तोता बहुत दुखी हो गया और वह उन दोनों से कहने लगा, तुम मूर्ख हो, तुम इतने मूर्ख क्यों हो, तुम मूर्ख हो। और वह तोता इसी तरह लगातार उन्हें मूर्ख कहता रहा। अंत में जब उस तोते ने देखा कि यहाँ पर मुझे बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मुझे बारिश से बचने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वह थक हार कर वहां से कहीं और चला गया। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी और वो तोता तोती उसी खोह में बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद तोती ने तोते से कहा कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है। तोते ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना है। तब तोती ने कहा, मुझे एक बात बताइए, ये मूर्ख क्या होता है, मूर्ख लोग कौन होते हैं। तब तोता तोती से कहने लगा कि ये बात मैं तुम्हें कथा के माध्यम से सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। सेठ का एक बेटा था। समय बीतने पर सेठ ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद और अधिक धन कमाने के लिए सेठ का वह लड़का नगर से बाहर चला गया। एक दिन सेठ की बहू पनघट पर स्नान करने के लिए गई। जब वह स्नान कर रही थी, तब वहां पर 3 यात्री आए और तीनों को बड़ी जोर से प्यास लगी हुई थी। वह यात्री सेठ की बहू से कहने लगे कि बहन, हमें पानी पिला दीजिए, प्यास से हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। क्योंकि सेठ की बहू उस समय स्नान कर रही थी और उसके शरीर पर पर्याप्त कपड़े नहीं थे। तब उसने यात्रियों से कहा कि भाई, तुम कौन हो। तब उन 3 यात्रियों में से एक ने कहा कि बहन, हम बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं, हम यात्री हैं, बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया हमें पानी पिला दीजिए। ये कहानी तोता अपनी तोती से कह रहा है और तोती बहुत मन लगाकर, बहुत ध्यान से
तोते की एक एक बात ध्यान से सुन रही है। तोते ने आगे बताया कि सेठ की बहू ने उन यात्रियों से कहा कि भाई लोगों, अगर आप मेरे सवालों का जवाब दे दोगे तो मैं आपको पानी पिला दूंगी। अब सेठ की बहू ने तीसरे वाले यात्री से प्रश्न किया कि भाई, यात्री तो दो प्रकार के होते हैं, तुम कौन से वाले यात्री हो? सेठ की बहू की बात सुनकर वह यात्री तो सोच में पड़ गया। उसे तो यही नहीं पता कि वो कौन से वाले यात्री हैं। तब उसने कहा, बहन, मुझे तो यही नहीं पता कि हम कौन से वाले यात्री हैं। अब सेठ की बहू ने दूसरे यात्री से कहा कि भाई, आप कौन हो? तो दूसरा यात्री कहने लगा कि बहन, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मैं तो निरा अनपढ़ गंवार मूर्ख हूँ। बस मुझे तुम पानी पिला दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। अब सेठ की बहू ने फिर से प्रश्न किया कि अनपढ़ गंवार तो दो तरह से होते हैं, तुम कौन से वाले अनपढ़ गंवार हो? अब वह व्यक्ति भी सोच में पड़ गया। उसने भी कहा कि मुझे नहीं पता मैं कौन सा वाला अनपढ़ गंवार हूँ, और ऐसा कहकर वो चुप हो गया। फिर उसने पीने के लिए पानी ही नहीं मांगा। अब सेठ की बहू थोड़ा सोचती है। सोचने के बाद अब उसने फिर से तीसरे यात्री से वही प्रश्न किया। उसने पूछा, भाई, तुम कौन हो? तो तीसरा यात्री कहने लगा कि बहन, हमें कुछ नहीं पता, हम कौन से यात्री हैं, हम कौन से अनपढ़ गंवार हैं, बस तुम हमें पानी पिला दो, लगता है हम तीनों बिना पानी के यहीं मर जाएंगे। बहन, बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया पानी पीने दो। तब सेठ की बहू ने उससे फिर पूछा, पहले बताओ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। तो तीसरे व्यक्ति ने झुंझलाकर कहा कि मैं मूर्ख हूँ। अब ये बताओ कि तुम कौन से मूर्ख हो, क्योंकि मूर्ख तो दो प्रकार के होते हैं। तीसरा यात्री भी बाकी दो यात्रियों की तरह सोच में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो कौन सा वाला मूर्ख है। उसने सोचा, हम तीनों ही इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे पास इस महिला द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ही नहीं है। हमें ये ही नहीं पता हम कैसे यात्री हैं, हम कैसे अनपढ़ गंवार हैं, हम किस तरह के मूर्ख हैं। अब हताश होकर वे तीनों यात्री बिना पानी पिए ही पनघट के पास से ही लौटकर जाने लगे। जैसे ही वे आगे चलने लगे, सेठ जी की बहू बोली, भाई लोगों, आप यहाँ से कुछ दूर पर चलिए, इसी रास्ते पर मेरा घर है, आप वहाँ चले जाइए, मैं आपको वहाँ पहुँचकर ही पानी पिलाऊंगी। ये बात सुनने के बाद वो तीनों यात्री उस महिला के घर, उस सेठ के घर चले जाते हैं। अब वह सेठ की बहू वस्त्र पहनकर अपने घर आ गई और उन तीनों यात्रियों से कहने लगी, भाई लोगों, आप लोगों को पानी न पिलाने का मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं था। उस समय मेरे बदन पर इतने पर्याप्त कपड़े नहीं थे कि मैं खड़े होकर आप लोगों को पनघट से पानी भरकर दे दूं। भाई लोगों, अब आप यहाँ पर पेट भर कर पानी पीजिए और अपने घर चले जाइए। फिर सेठ की बहू ने बड़े सम्मान के साथ उन तीनों यात्रियों को भरपेट पानी पिलाया और उन्हें विदा कर दिया। ये सारा दृश्य वह सेठ यानी उस बहू का ससुर देख रहा था। वह सोचने लगा कि मेरी बहू पराये पुरुषों के साथ घूम रही है, मेरा बेटा कमाने के लिए बाहर गया है और ये यहाँ पराये पुरुषों के साथ घूम रही है। वो सोचने लगता है कि मेरी बहू बदचलन है, मेरा लड़का बाहर काम कर रहा है और ये पराये मर्दों के साथ यहाँ वहाँ घूम रही है और पराये मर्दों को आज अपने घर तक ले आई। यही सोचकर सेठ दुखी हो गया। सेठ सोचने लगा कि अगर किसी व्यक्ति में कोई रोग हो जाए तो उसका उपचार करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर सही समय पर उस बीमारी का, उस रोग का इलाज ना किया जाए तो पूरा शरीर ही उस बीमारी की चपेट में आ जाएगा, पूरा शरीर ही रोगग्रस्त हो जाएगा और तब बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि उसका इलाज कर पाना संभव नहीं होता। सेठ यही बातें मन में सोचने लगा और वह सोचने लगा कि मैं अपनी इस बहू को कैसे सुधारूं। आखिरकार सेठ ने तय किया कि क्यों ना मैं इस बात का फैसला राजा से ही करवाऊं और वह राजा के पास पहुंच गया और उसने सारी घटना राजा से कह सुनाई। सारी बात सुनकर राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ और सेठ की बहू को राज दरबार में बुला कर लाओ। श्रोताओं, ये कहानी तोता अपनी पत्नी को सुना रहा है।
राजा का आदेश पाकर सेवक दौड़े दौड़े सेठ के घर पहुंचे और वहां पर सेठ की बहू से कहने लगे कि जल्दी चलो, राजा ने तुम्हें दरबार में पेश होने के लिए कहा है। राजा के सेवकों का ऐसा आदेश सुनकर सेठ की बहू ने कुछ सोचा और फिर कहने लगी कि राजा ने मुझे किस रूप में बुलाया है। उसने मुझे अपनी बेटी के रूप में, अपनी माता के रूप में या फिर किस रूप में बुलाया है। राजा के सैनिकों को इस बात का पता ही नहीं था कि राजा ने सेठ की बहू को किस रूप में पेश होने के लिए कहा है। उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो सैनिक वापस लौटकर राज दरबार में गए और राजा से पूछा, महाराज, सेठ की बहू कहती है कि आपने उसे किस रूप में बुलाया है। सैनिक की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने सेठ की बहू को किस रूप में अपने दरबार में पेश होने के लिए कहा है। तब उसने अपने विद्वान मंत्री से इस बारे में सलाह लेने का निश्चय किया। उसने मंत्री से कहा कि मुझे बताइए कि मैं इस सेठ की बहू को किस रूप में राज दरबार में पेश करवाऊं। मंत्री बहुत समझदार था। उसने राजा से कहा, महाराज, सेठ हमारे नगर का सेठ है और इस नाते तो सेठ की बहू हमारी भी बहू हुई, इसलिए महाराज आप सेठ की बहू को बहू के रूप में ही बुलाइए। मंत्री की बात समझकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और सेठ की बहू को राज दरबार में लेकर आओ। तभी राजा के सैनिक सेठ के घर पहुंचे और कहने लगे कि चलो, तुम्हें राजा ने बहू के रूप में बुलाया है। श्रोताओं, तोता आगे अपनी पत्नी से कहता है कि इतना कहने के बाद वह सेठ की बहू तुरंत पालकी में बैठकर राजा के महल में चली गई। सेठ की बहू राज दरबार में पेश हो गई। तब राजा उससे कहने लगा कि क्या तुम चरित्रहीन हो? तुम्हारा पति नगर से बाहर कमाने के लिए गया है और तुम पराये मर्दों के साथ घूमती फिरती हो और उन्हें अपने घर पर लाती हो। ऐसा हमारे राज्य में नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसे काम करोगी तो तुम्हें ये राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। राजा की ये बात सुनकर सेठ की बहू को दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा कि महाराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। आपका मुझे इस तरह से कहना शोभा नहीं देता। मुझ पर लांछन या कोई इल्जाम लगाने से पहले आप ये सोच लीजिए कि क्या किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी भूखे को भोजन कराना अपराध है? अगर आपके राज्य में ऐसा कोई नियम है, ऐसा कोई कानून है, तो ये अपराध मैंने किया है और महाराज, ये अपराध मैं बार बार करूंगी। इतनी बात सुनने के बाद अब राजा परेशान हो गया, चिंतित हो गया। राजा कहने लगा कि अब आप मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए कि क्या बात है। तब सेठ की बहू राजा से कहने लगी, महाराज, एक दिन मैं पनघट पर स्नान कर रही थी। तभी 3 यात्री चलते चलते पनघट के पास आ गए और कहने लगे कि बहन, हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिला दीजिए। महाराज, उस समय क्योंकि मैं स्नान कर रही थी और मेरे शरीर पर इतने पर्याप्त कपड़े नहीं थे कि मैं पनघट से बाहर आकर खड़े होकर उन्हें पानी पिला सकूं, इसलिए मैंने पानी के अंदर बैठे बैठे ही उन लोगों से इतने कठिन सवाल पूछे कि वो जवाब ही नहीं दे सके। उसके बाद मैंने उन्हें अपने घर भेजा और फिर मैं कपड़े पहनकर पनघट से बाहर आई। आने के बाद मैंने अपने घर पहुंचकर उन लोगों को भरपेट पानी पिलाया। पानी पिलाकर मैंने उन्हें भेज दिया। तो बताइए महाराज, मैंने इसमें क्या गलत किया? सेठ की बहू की ऐसी बातें सुनने के बाद अब राजा ने पूछा कि आखिर तुमने ऐसे कौन से कठिन सवाल पूछे कि ये यात्री जवाब ही नहीं दे पाए। तब सेठ की बहू ने वही 3 सवाल राजा के सामने कह दिए। सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया। राजा के मंत्री और विद्वान सभी सोच में पड़ गए। उनके पास भी इन तीनों सवालों का कोई उत्तर ही नहीं था। आखिरकार राजा बड़ा परेशान हो गया। राजा सोच में पड़ गया कि मेरे महल में इतने विद्वान मंत्री हैं और उनमें से किसी को भी इन 3 प्रश्नों के सही उत्तर नहीं पता। तब राजा ने सेठ की बहू से कहा कि हमारे पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, तुम ही इन प्रश्नों के उत्तर बता दो। तब महिला यानी सेठ की बहू हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, ये तीनों प्रश्न बड़े कीमती हैं, बहुत अनमोल हैं और इनके उत्तर तो और भी अनमोल हैं। मैं आपसे कहती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये तीनों प्रश्नों के उत्तर
मैं जब बताऊंगी तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, पहले ये बताइए। महाराज, सौदा हो तो बराबर का हो, बताइए मुझे क्या मिलेगा। बताइए महाराज, अगर इन 3 अनमोल प्रश्नों के उत्तर मैं ही बता दूं तो बदले में आप मुझे क्या देंगे। राजा सोच में पड़ गया और इधर सेठ की बहू ने बड़ी चतुराई से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और आखिरकार राजा कहने लगा कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा और आधे पर मैं राज करूंगा। अब तो हमें उन 3 प्रश्नों के उत्तर बता दो। श्रोताओं, अब सेठ की बहू ने पूरी लिखा पढ़ी के साथ पहले तो वह आधा राज्य अपने कब्जे में किया, उसके बाद वह उन 3 प्रश्नों के उत्तर बताने लगी। सेठ की बहू कहने लगी, महाराज, यात्री तो केवल 2 ही हैं, पहला सूर्य और दूसरा चंद्रमा, जो दिन रात बिना थके चलते ही रहते हैं। महाराज, अब दूसरे प्रश्न का भी उत्तर सुनिए। अनपढ़ और गंवार यानी अन्न और पानी, ये तो हर किसी के पास रहते हैं, क्योंकि ये दोनों मूर्ख से मूर्ख हो या विद्वान से विद्वान सभी के पास रहते हैं। चाहे मूर्ख हो या विद्वान, जो उनका पेट भरते हैं यही सबसे मूर्ख और अनपढ़ गंवार हैं, क्योंकि ये अज्ञानी को भी वही स्वाद देते हैं और विद्वान को भी वही स्वाद देते हैं। दोनों ही पेट भरने का काम करते हैं। महाराज, अब रहा तीसरा प्रश्न। मैंने तीसरे यात्री से पूछा कि तुम कौन से मूर्ख हो, तो उसका उत्तर है, मूर्ख 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला मूर्ख मेरे खुद के ससुर जी हैं, जिन्होंने बिना सोचे समझे इस प्रकार की बातें कही और मुझसे ना पूछकर सीधे आपको सारी बात बता दी। अगर मेरे ससुर जी ने यही बातें मुझसे पूछी होती तो मैं उन्हें सारी बात सच सच बता देती। मेरे ससुर जी ने घर की बात बाहर फैलाई। मेरे ससुर जी ने इस प्रकार मेरे चरित्र पर इल्जाम लगाया। मेरे ससुर बहुत बड़े मूर्ख हैं। अगर उन्होंने मुझसे पूछा होता तो आज मुझे इस तरह आपके सामने दरबार में पेश नहीं होना पड़ता। इस प्रकार मेरे चरित्र पर या मुझ पर कोई कलंक नहीं लगता। इस प्रकार सबसे बड़ा और पहला मूर्ख मेरे ससुर हैं। राजा ने पूछा, तो अब बताओ दूसरा मूर्ख कौन है। तब सेठ की बहू कहने लगी, महाराज, दूसरे मूर्ख स्वयं आप हैं, क्योंकि राजा वो होता है जो सोच समझ कर किसी बात का निर्णय करता है, और आपने बिना सोचे समझे केवल 3 प्रश्नों के उत्तर न जानने के बदले मुझे अपना आधा राज्य दे दिया। इसलिए आप ही दूसरे सबसे बड़े मूर्ख हैं। सेठ की बहू की ये बात सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अपने वचन के अनुसार उसने अपना आधा राज्य सेठ की बहू को दे दिया था, और इस नाते सेठ की बहू आधी महारानी हुई। उसका आधा राज्य उसे मिल चुका था। आधी सेना, आधी संपत्ति, सब कुछ अब सेठ की बहू का था। सेठ की बहू ने तो अपनी चतुराई से अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके इतना धन, इतना सुख, समृद्धि, वैभव प्राप्त कर लिया था, और उधर राजा ने अपने दिमाग का उपयोग नहीं किया। उसने बिना सोचे समझे फैसला किया, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। तोता अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिय, सबसे बड़ा मूर्ख वो होता है जो अपने घर की बात बाहर फैलाता है, बाहर के लोगों को बताता है। प्रिय, और दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो बिना सोचे समझे अपना सब कुछ लुटा देता है। अब तोते को समझ में आ गया कि संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। इसलिए श्रोताओं, जो व्यक्ति अपने दिमाग का सदुपयोग करता है, अपने घर की बातें बाहर नहीं फैलाता है और बड़े सब्र के साथ अपने घर के फैसले अपने घर पर ही सुलझा लेता हो, सभी विवाद घर पर ही सुलझा लेता हो, घर के बाहर किसी प्रकार की बात, किसी प्रकार की बुराई नहीं करता हो, ऐसे व्यक्ति के घर में कभी कलह क्लेश हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति के घर में सदा सुख शांति बनी रहती है, और ऐसे व्यक्ति को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।